नमस्कार दोस्तों। तो हम क्राउन समान अध्ययन बुक देख रहे थे और एनिशिएंट हिस्ट्री चल रहा है। ये 1.3 सिंधु घाटी सभ्यता वाला चैप्टर है। पहला पॉइंट है, सिंधु घाटी सभ्यता भारतीय सभ्यता के विकास का प्राचीनतम काल था। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है क्योंकि सर जॉन मार्शल के निर्देश पर राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की खुदाई करवाकर इस सभ्यता पर प्रकाश डाला। सैंधव सभ्यता घाटी यानी सैंधव घाटी सभ्यता प्राक ऐतिहासिक यानी प्रो हिस्टोरिक एवं कांस्य यानी कि ब्रोंज हिस्टोरिक कालीन थी। यह भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। काल निर्धारण कैसे होता है इसका? रेडियो कार्बन यानी कि C14 डेटिंग के अनुसार इस सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। हालांकि कुछ और भी विद्वान हैं जो इसके बारे में बताते हैं, लेकिन पहले देख लेते हैं इसमें और क्या क्या कहा गया है। अन्य विद्वानों के द्वारा सैंधव सभ्यता को बताया गया काल क्या क्या है। सर मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने बोला कि 2500 से 1500 ईसा पूर्व तक का काल था हड़प्पा सभ्यता। बूली का मानना था कि 2800 ईसा पूर्व तक का ये काल रहा है। सर जॉन मार्शल का कहना था कि सैंधव सभ्यता 3250 से 2750 ईसा पूर्व तक रहा था। जबकि डॉक्टर डीपी, ये डीपी है, डॉक्टर नहीं है, डीपी अग्रवाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व तक इनकी मान्यता है। और यही सर्वमान्य मान्यता भी है कि हड़प्पा काल का जो अवधि रहा है वो 2350 से 1750 ईसा पूर्व रहा है। जबकि अल्विन का मानना था 2150 से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता को पुनः फिर से काल में विभाजित किया गया है समझने के लिए। पूर्व हड़प्पा काल जो कि 3500 से 2600 ईसा पूर्व का है, इस काल में कोट दीजी, दम्बसादात, आमरी नाल और सिसवल ये सारे शहर डेवलप हुए थे। परिपक्व हड़प्पा काल की अगर बात करें जो 2600 से 1900 ईसा पूर्व तक का था, इसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, लोथल, कालीबंगा और बनावली ये सारे स्थल डेवलप हुए थे। जबकि उत्तर हड़प्पा काल की बात करें तो 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक इसका काल अवधि रहा है। रंगपुर, रोजदी जो कि गुजरात में है, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में है, ये सब सारे शहर डेवलप हुए थे। अब इसका विस्तार देखते हैं, महत्वपूर्ण है क्योंकि सिंधु सभ्यता का विस्तार भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 1500 स्थलों पर पाया गया है। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनता है, तो उत्तर में इसका विस्तार मांडा तक था, मांडा जम्मू कश्मीर में है। दक्षिण में दायमाबाद तक था जो कि महाराष्ट्र में है। और पूरब की बात करें तो आलमगीरपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। और पश्चिम में ये सुतकांगेडोर जो कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत तक जाता है। इतना दूर तक इसका फैलाव था। यह समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का है, तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इस सभ्यता का कुल क्षेत्र 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर रहा है। अब कुछ और पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पर हड़प्पा कालीन प्रमुख स्थल हैं, तो इसको देख लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ पर थोड़ा धैर्य की आवश्यकता होगी क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। तो यह पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। तो बायां तट और मोंटगोमरी जिला, रावी नदी, ये तीनों पॉइंट महत्वपूर्ण था हड़प्पा के लिए। 1921 में दयाराम साहनी ने इस स्थल की खोज की। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। हड़प्पा में 6 अन्नागार मिले हैं जो ईंटों के बने चबूतरे पर 2 पातों में हैं। प्रत्येक की लंबाई 15.23 मीटर एवं चौड़ाई 6.09 मीटर है। यहाँ फर्श की दरारों में गेहूं और जौ के दाने मिले हैं। तो अन्नागार तो आपको पता ही होगा, अन्न का आगार, यानी कि ऐसा घर जहाँ पर अन्न ढेर सारा रखा जाता हो। जब सूखा की स्थिति आए, अन्न न उपजे, तो उस समय की विकट परिस्थितियों के समाधान के लिए। सिंधु सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे, एक दृष्टि में सारा दिखा दिया है। सबसे पहले प्रमुख स्थल जो है, फिर उसके उत्खननकर्ता कौन रहे हैं, उत्खनन कब हुआ और किस नदी के किनारे वो है, वर्तमान स्थिति उसकी क्या है, इसके बारे में बताया गया है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हड़प्पा स्थल के उत्खननकर्ता दयाराम साहनी थे। 1921 में उत्खनन हुआ हड़प्पा का। रावी नदी के तट पर हड़प्पा है। वर्तमान में ये मोंटगोमरी जिला, पंजाब प्रांत, पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो स्थल जिसके उत्खननकर्ता राखाल दास बनर्जी रहे हैं। ठीक एक साल बाद, यानी 1922 में इसका उत्खनन हुआ मोहनजोदड़ो का, और सिंधु नदी किनारे है। वर्तमान में ये पाकिस्तान का सिंध प्रांत में लरकाना जो जिला है उसी में है ये। सुतकांगेडोर की बात करें तो आर.एल. स्टाइन 1927 में इसके उत्खनन किए और दास्क नदी के किनारे ये है। बलूचिस्तान पाकिस्तान में अभी है ये। चनहुदड़ो गोपाल मजूमदार 1931 में उत्खनन हुआ है इसका, सिंधु नदी के किनारे है और सिंध प्रांत पाकिस्तान में है ये। नेक्स्ट है कालीबंगा, जिसके उत्खनन करता रहे हैं B.K. थापर और ब्रिजवासी लाल। तो 2 व्यक्ति हैं ये। 1953 यानी कि आज़ादी के बाद पहली बार हुआ यहाँ पर उत्खनन इस डेटा के अनुसार कालीबंगा।
कालीबंगा का उत्खनन करता रहे बी के थापर ब्रिजवासी लाल, 1953 में हुआ है। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा, हनुमानगढ़ राजस्थान में है ये अभी। कोट दीजी की बात करें तो फजल अहमद ने इसके उत्खनन किया है 1953 में, ये भी सिंधु नदी के किनारे है। और खैरपुर सिंध प्रांत में अभी है ये। रंगपुर की बात करें तो रंगनाथ राव, तो रंगपुर रंगनाथ राव दोनों ऐसे मैच खा रहा है। तो रंगपुर स्थल की खोजकर्ता जो है, उत्खननकर्ता जो है रंगनाथ राव हैं। 1953 से 54 में इसका उत्खनन हुआ है। मादर नदी के किनारे है रंगपुर, काठियावाड़ गुजरात में वर्तमान स्थिति है। रोपड़, इसके उत्खनन करता है यज्ञदत्त शर्मा, 1953 से लेकर के 1956 में इसका उत्खनन हुआ है। सतलज नदी के किनारे है रोपड़, और रोपड़ पंजाब में है अभी ये, ठीक है। अब देखिए फिर से लोथल आया, तो लोथल और रंगपुर दोनों के उत्खनन करता रंगनाथ राव ही हैं, ठीक है। और लोथल का उत्खनन हुआ है 1500 बोल रहा हूँ 1957 से 58 में। भोगवा नदी के किनारे है लोथल, अहमदाबाद गुजरात में। आलमगीरपुर, अब देखिए फिर से एक डेटा है ऑब्जर्वेशन वाली, रोपड़ और आलमगीरपुर दोनों को उत्खनन करता यज्ञदत्त शर्मा ही हैं। आलमगीरपुर का उत्खनन 1958 में हुआ है। ईस्वी से ज़्यादा महत्वपूर्ण उत्खननकर्ता का नाम है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और ये नदी भी महत्वपूर्ण है। आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है, ये हिंडन नदी के किनारे है। और मेरठ उत्तर प्रदेश में है ये वर्तमान स्थिति इसकी। बनवाली और धौलावीरा दोनों के खोजकर्ता RS बिष्ट हैं। बनवाली का उत्खनन 1974 में हुआ है, रंगोई नदी के किनारे है और हिसार हरियाणा में वर्तमान स्थिति है। धौलावीरा, इसका उत्खनन 1985 से 90 के बीच हुआ है, कच्छ गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट है धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है हड़प्पा का जो विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित है, यूनेस्को ने किया है इसका घोषणा, ठीक है। तो ये सब पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अच्छा इसी से संबंधित है कुछ पॉइंट, जो ऊपर वाला पॉइंट देख रहे थे ना हड़प्पा का, इसी से हड़प्पा से संबंधित कुछ पॉइंट बच गया था, 2 पॉइंट और है। हड़प्पा में 2 कमरे वाले बैरक मिले हैं जो कि श्रमिकों के रहने के लिए बने थे। यहाँ से प्राप्त मोहरों पर सबसे अधिक अंकन एक श्रृंगी पशु का है। दूसरा स्थान है मोहनजोदड़ो, जिसका मतलब होता है मृतकों का टीला। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। यहाँ एक मोहर मिली है जिस पर पुरुष देवता अंकित हैं। उनके सिर पर 3 सींग है, वह पद्मासन मुद्रा में बैठा हुआ, उसके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा और एक भैंसा है। देख लीजिए शेर कहीं पर नहीं है, इसी में फंसाएगा। एक हाथी है, एक बाघ है, एक गैंडा है, एक भैंसा है, ठीक है। और 2 हिरन भी होना चाहिए पाँव के पास। तो देखिए यहाँ लिखा पाँव पर 2 हिरन हैं। इसे शिव का प्राचीनतम रूप पशुपति महादेव बताया गया है। यहाँ एक विशाल स्नानागार है। तो देखिए मोहनजोदड़ो में स्नानागार मिला और हड़प्पा में अन्नागार था। स्नानागार का जो मतलब मेजरमेंट है 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा है, तथा इसकी गहराई जो है, क्योंकि 3 डायमेंशनल होगा स्नानागार है तो 2.43 मीटर गहरा है ये। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जो कि 45.71 मीटर लंबा है और 15.23 मीटर चौड़ा है। तो यहाँ भी अन्नागार है। एक अन्य मोहर पर कुबड़ वाले बैल की आकृति बनी है। यहाँ से सीप का पैमाना, कांसे की नर्तकी, सूती वस्त्र के साक्ष्य आदि प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। अब तीसरा स्थान का नाम आता है कालीबंगा। इसका मतलब होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जहाँ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। यहाँ पर जल निकास प्रणाली का अभाव है। ध्यान रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता जल निकास प्रणाली के लिए इतिहास में अच्छे से जाना जाता है, लेकिन कालीबंगा में जल निकास प्रणाली का अभाव था। तो यहाँ युगल समाधान का प्रमाण मिला है। युगल का मतलब 2 लोग, पुरुष स्त्री शायद होंगे साथ में दफनाए हुए। यहाँ के मकानों में एक पल्ले वाला दरवाज़ा लगा हुआ है। तो 2 पल्ला वाला दरवाज़ा होता है ना, कैसे कैसे इधर से खुला फिर एक इधर से खुला। तो यहाँ पर बोल रहा है 1 पल्ला वाला दरवाज़ा मिला है, जैसे होटल वगैरह में होता है। कालीबंगा में अलंकृत ईंटें एवं अग्निकुंड भी प्राप्त हुए हैं। अलंकृत ईंटा का मतलब ईंटा पर डिजाइन बना हुआ। अब नेक्स्ट स्थान आ रहा है लोथल। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। यह हड़प्पा कालीन बंदरगाह नगर था। तो ये बात ध्यान रखना है। लोथल में चावल उपजाने के अवशेष 1800 ईसा पूर्व में पाए गए हैं। यहाँ से अन्न पीसने की चक्की, युगल समाधान के साक्ष्य, फारस की मोहरे, नाव के साक्ष्य और अग्नि वेदी के प्रमाण, हाथी दांत का पैमाना आदि भी प्राप्त हुआ है। लोथल में एक चित्रित मृदभांड मिला है जो पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी की याद दिलाता है। नेक्स्ट स्थान है चनहुदड़ो।
चान्होदड़ो में सैंधव संस्कृति के बाद झूकर और झांगर संस्कृति विकसित हुई। यहाँ मनके बनाने का कारखाना, लिपस्टिक, एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान, गुड़िया बनाने का कारखाना आदि प्राप्त हुआ। तो ये सब लाइन सीधे सीधे क्वेश्चन में दे देगा कि एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान किस स्थल से मिले हैं, तो चान्होदड़ो से मिले हैं, और गुड़िया बनाने का कारखाना भी यहीं से प्राप्त हुआ है। चान्होदड़ो में वक्राकार ईंटें, कांस की बैलगाड़ी एवं इक्का गाड़ी के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है रंगपुर। तो गुजरात के मादर नदी के तट पर अवस्थित है ये रंगपुर। यहाँ पर धान की भूसी का साक्ष्य उन कच्ची ईंटों का दुर्ग मिला है। नेक्स्ट है धौलावीरा। धौलावीरा के बारे में मैंने बताया था कि हड़प्पा कालीन सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल है जो यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अभी दुर्गा पूजा के पहले यही लेटेस्ट था, अभी तो लेटेस्ट हो गया है दुर्गा पूजा बंगाल का, तो दुर्गा पंडाल व्यवस्था उसको शामिल कर लिया है विश्व धरोहर में। इससे पहले यही था धौलावीरा लेटेस्ट। धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रन के कादीप द्वीप में स्थित है। तो ये द्वीप का नाम जरूर याद रखिए, कादिर द्वीप पर धौलावीरा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है धौलावीरा के बारे में। धौला का अर्थ होता है सफ़ेद और वीरा का अर्थ होता है कुआं, तो सफ़ेद कुआं इसका मतलब हुआ। इस नगर को 3 भागों में दुर्ग, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया है। यह भारत में स्थित सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा नगर है। तो पहला कौन था बताइए कमेंट बॉक्स में। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र क्रीड़ागार यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा नेवले के पत्थर की मूर्ति भी पाई गई है। इस नगर में जल प्रबंधन और संरक्षण की व्यवस्था पाई गई थी। और धौलावीरा में गिरा हुआ एक बड़ा उत्कीर्ण लेख, संभवतः गिरा हुआ साइन बोर्ड, मुख्यतः प्रवेश द्वार के पास मिला है। कराची के समीप अल्लाहदीनों स्थल का क्षेत्रफल लगभग 5 हेक्टेयर था। हड़प्पा सभ्यता में सर्वाधिक प्रचलित लाल पर काला रंग वाला मृदभांड अल्लाहदीनों से प्राप्त कुल मृदभांडों का मात्र 1% ही है। तो ये बात ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित भीरना नामक स्थल का उत्खनन किया गया। राखी गढ़ी, देखिएगा ध्यान से इस पॉइंट को जो अभी मैं पढ़ रहा हूँ। राखी गढ़ी हिसार हरियाणा में है, से 5 पुरातात्विक टीले मिले हैं। यह भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है जो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी कुछ तथ्य हैं। सैंधव सभ्यता में लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। यद्यपि यह अनुमानित है कि यहाँ के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे, लेकिन फिर भी सुरकोटदा में घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये पॉइंट से ही, इसी लाइन से यूपीएससी में क्वेश्चन बने थे 2-3 साल पहले। सैंधववासी लिंग मूर्ति पूजक थे, किंतु आर्य प्रकृति पूजक थे। मोहनजोदड़ो के अधिकांश निवासी भूमध्य सागरीय प्रजाति के माने जाते हैं। सैंधववासियों के बर्तन मुख्यतः लाल या गुलाबी रंग के थे। तो ध्यान रखिएगा, काला कहीं नहीं है, लाल और गुलाबी है सैंधववासी के बर्तन। यहाँ पर संभवतः दास प्रथा का भी प्रचलन था। सैंधववासी पासे का खेल, नृत्य द्वारा अपना मनोरंजन करते थे। पासे का खेल और नृत्य के द्वारा। गाय की मूर्ति कहीं से प्राप्त नहीं हुई सैंधव सभ्यता में। यातायात के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग होता था। टेराकोटा, तो आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते थे। और मेसोपोटामिया के पुरालेखों में दिलमन, माकन और मेलुहा की जानकारी मिलती है। इसी मेलुहा का मतलब होता है सिंधुवासी। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सैंधव सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन कैसा था। तो हड़प्पाकालीन समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था, जो मात्र देवी की पूजा से स्पष्ट होता है। यहाँ के लोग शांति प्रिय थे तथा शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। पुरुष एवं महिला दोनों ही आभूषणों का प्रयोग करते थे, मतलब दोनों सजते संवरते थे, मामला बराबर का था। मनोरंजन के लिए पासे का खेल, पशुओं की लड़ाई, नृत्य आदि प्रचलित साधन थे। धार्मिक जीवन कैसा था हड़प्पा वासियों का। तो हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं प्रचुर मात्रा में मिली है। प्रचुर का मतलब ढेर सारी मात्रा में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव की मुहर विशेष रूप से प्रसिद्ध है। धार्मिक जीवन में मात्र देवी की उपासना लोकप्रिय थी। तो ये पॉइंट महत्वपूर्ण है। एक मूर्तिका में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि धरती को उर्वरता की देवी माना जाता था। पशुओं में कुबड़ वाले बैल व पक्षियों में फाख्ता की पूजा की जाती थी। तो ये महत्वपूर्ण है। कुबड़ वाले बैल और फाख्ता ये दोनों पवित्र थे क्योंकि इनकी पूजा की जाती थी। वृक्ष पूजा भी प्रचलित थी। सैंधव सभ्यता में मंदिर के प्रमाण नहीं मिले हैं। अरे मंदिर का प्रमाण तो गुप्त काल से शुरू होता है।
तो सैंधव सभ्यता में कहाँ से मिलेगा? अच्छा, समाधान कैसा था हड़प्पा सभ्यता में? तो आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया जाता था आमतौर पर, परंतु कुछ स्थानों पर सबको पूर्ण रूप से जलाकर राख को जमीन में दफनाया जाता था। कहीं कहीं पर आंशिक समाधिकरण के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो तीनों रूप लगभग मिल जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन कैसा था उनका? सैंधव सभ्यता में राजनीतिक संगठन का स्पष्ट अभाव है। कोई ऐसा नहीं कि हाँ कोई पार्टी हो, चाहे इस तरह से कोई संगठन नहीं था। यहाँ पर पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि कहीं पर भी मंदिर नहीं पाया गया है। तो इस आधार पर कहा जा रहा है कि पुरोहित द्वारा शासन व्यवस्था नहीं थी। सिंधु सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का भी अभाव था। हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर था। कितना अच्छा लाइन है ये, निबंध मेंस राइटिंग दोनों में यूज हो सकता है कि हड़प्पाई लोगों का ध्यान विजय की ओर उतना नहीं था जितना कि वाणिज्य की ओर। हड़प्पा का शासन संभवतः वणिक वर्ग के हाथों में था। तो ध्यान रखना ये चीजें। आज भी लगभग परिस्थितियां क्या है? ठीक है, इतने अस्त्र शस्त्र हैं, लेकिन लोगों का वाणिज्य की ओर ज़्यादा है, क्योंकि आर्थिक शक्ति से ही सारा संभव है। आर्थिक जीवन कैसा था उनका? सिंधुवासियों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन, कृषि और उद्योग था। कृषि में क्या करते थे? तो सिंधुवासी हल से अनभिज्ञ थे, हल के बारे में नहीं जानते थे। वे लकड़ी के कुदालों द्वारा खेती करते थे। कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। सैंधववासी कुल 9 फसलों का उत्पादन करते थे, जिनमें गेहूं और जौ मुख्य थे। बनवाली में बढ़िया किस्म के जौ का साक्ष्य मिला है। सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय भी सिंधु सभ्यता के लोगों को ही जाता है। और नदी तालाबों द्वारा सिंचाई होती थी। नहरों के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं वहाँ से, मतलब प्राप्त नहीं हुए हैं, मैं फिर से बोल देता हूँ। नदी और तालाब द्वारा सिंचाई होती थी, लेकिन नहर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। कहाँ? सिंधु सभ्यता में। व्यापार कैसा था वहाँ के लोगों का? वस्त्र उद्योग सैंधववासियों का प्रमुख उद्योग था, जिसका प्रमुख केंद्र मोहनजोदड़ो था। सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, और चान्होदड़ो व लोथल से गुड़िया व मनका बनाने का साक्ष्य मिला है, क्योंकि वहीं तो कारखाना था। नेक्स्ट है व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था। इनकी समृद्धि व्यापार पर थी। सिंधुवासियों का विदेशी व्यापार इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र से होता था। इतिहासकार दिलमन की पहचान बहरीन से, माकन की पहचान मकरान तट से और मेलुहा की पहचान सिंधु क्षेत्र से करते हैं। तो सिंधुवासी सिंधु क्षेत्र से करते हैं मेलुहा की पहचान, ध्यान रखना ये बात। अब सिंधु सभ्यता में जो आयात की जाने वाली धातुएं थी, तो कौन सी धातु कहाँ से आयात होती थी, इसके बारे में कुछ बिंदु है। तो लाजवर्ण मणि जो होता था वो बदखशा से प्राप्त किया जाता था, बदखशा अफगानिस्तान में। सोना की प्राप्ति कोलार कर्नाटक से होती थी। टीन की प्राप्ति अफगानिस्तान और ईरान से होती थी। और अस्टेटाइट की भी प्राप्ति ईरान से होती थी। टीन की प्राप्ति तो होती ही थी ईरान से, अस्टेटाइट की भी प्राप्ति होती थी। गोमेद की प्राप्ति सौराष्ट्र गुजरात से होती थी। तांबा की प्राप्ति खेतड़ी राजस्थान से होती थी। फिरोजा की प्राप्ति फारस से, और संगमरमर की प्राप्ति राजस्थान से तांबा और संगमरमर दोनों की। इंद्रगोप मणि की प्राप्ति भड़ौच गुजरात से होती थी। नेक्स्ट है मोहर तथा बाट। तो सैंधव सभ्यता में मुद्रा का अधिकांश निर्माण सेल खड़ी से होता था। विनिमय बाटों के द्वारा नियंत्रित थे, जो कि चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। ये बाट तौल में 16 या उसके आवर्तकों में होते थे। आवर्तक का मतलब गुणज, जैसे कि 16 के 16 16 64 64 से 160 160 320 से 320 से 640, तो इसे गुणज में। ऊपरी मानदंडों में दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था। तो ध्यान रखना है, दशमलव प्रणाली का प्रयोग होता था हड़प्पा काल में। अब तक लगभग 2000 मोहरे प्राप्त हुए हैं। मोहरे बोले या सील बोले, बात बराबर है। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? तो हड़प्पाई लिपि मुख्यतः चित्रलेखात्मक है, यानी कि पिक्टोग्राफिक में था। यह लिपि गोमुद्रिका पद्धति में व चित्रात्मक, यानी कि भाव चित्रात्मक आइडियोग्राफिक है ये एक तरीके से। अब तक इस लिपि में कुल मिलाकर 375 से 400 तक चित्राक्षर यानी पिक्टोग्राफ प्राप्त हो चुके हैं। अब तक यह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है, तो ध्यान रखना, इसीलिए इसको प्राक ऐतिहासिक कहते हैं। मतलब लिपि हैं लेकिन पढ़ा नहीं गया है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बिंदु है, सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ? इतना महान होने के बाद अंत कैसे हो गया, जिज्ञासा तो है ही। हड़प्पा संस्कृति के अंत के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है, जो निम्नवत है। तो एक साइड पतन का कारण है, दूसरे साइड विद्वान के नाम है, कौन किसने क्या कहा। तो देखिए, डेल्स और रेक्स का कहना है कि भूकंप के कारण पतन हुआ। केनेडी कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा के कारण पतन हुआ। व्हीलर का मानना है कि आर्यों ने आक्रमण कर दिया, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि विदेशी आक्रमण के कारण पतन हुआ है। स्टाइन व घोष का मानना है जलवायु परिवर्तन के कारण। और लैम्ब्रिक कहते हैं कि अस्थिर नदी तंत्र के कारण सैंधव सभ्यता पतन
का पतन हो गया। मैके, राव और मार्शल तीनों का मानना है कि बाढ़ के कारण ऐसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ विशिष्ट तथ्य संबंधित हैं, जैसे कि ज़्यादातर हड़प्पाई सीलें चौकोर है, यानी चरखुट, मतलब ऐसा चौकोर, ऐसा वर्ग जैसा। वनवाली हरियाणा में मिट्टी के बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। रंगपुर में बाजरे की खेती का प्रमाण मिलता है। सिंधु संस्कृति की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उसकी नगर योजना थी, जो ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। आलमगीरपुर से एक भी मुहर नहीं मिली है। सरस्वती जहाँ बहती थी अब लुप्त हो चुकी है, जो कि वह क्षेत्र विंसन कहलाता था। तो जहाँ पर सरस्वती नदी बहती थी उसे विंसन क्षेत्र कहते थे। हड़प्पा कालीन नगरों को आयताकार खंडों में बांटा गया था और सुतकांगेडोर व सुरकोटडा समुद्र तटीय नगर थे। तो ध्यान रखना, सुतकांगेडोर हो, सुरकोटडा हो, लोथल तो बंदरगाही नगर था। नेक्स्ट देखते हैं। सैंधव वासियों के निवास स्थल के अंतर्गत दुर्ग पश्चिम दिशा में व बस्ती पूर्व दिशा में होते थे। घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्यतः सड़क की ओर न खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। केवल लोथल में दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। तो ध्यान रखना है, लोथल में थोड़ा विवाद है कि मुख्य सड़क की ओर दरवाज़ा खुलता था। तो यहाँ से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया। वीडियो छोटा ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में वैदिक काल पूरा देख लेंगे। तो जाने से पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, तो थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा मुझे, तो मैं और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद आपको दिल से।